प्रिय साथियों, कक्षा प्लस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग राजस्थान की कला संस्कृति पर हम लोग बात कर रहे थे और उसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था राजस्थान की जो भाषा, साहित्य और बोलियां। तो राजस्थान की भाषा और बोलियों पर हम लोग बात कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि राजस्थान की भाषा और बोलियां हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। और उसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था राजस्थान का राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य हमने शुरू किया था और पहली क्लास जैसा कि भाषा और बोलियों की हमारी हो गई थी, दूसरी क्लास में हमने राजस्थानी साहित्य शुरू कर दिया था और उसमें वीरगाथा काल हम लोगों ने लगभग कर लिया था। हम लोग मध्यकाल तक भी पहुंच गए थे। तो कुछ जो रचनाएं वीरगाथा काल की बची हैं उन पर भी हम लोग पुनः चर्चा करेंगे फिर से। और उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे जो राजस्थानी साहित्य का जो मध्यकाल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो साहित्यिक रचनाएं हैं उन पर हम लोग जो हमारी चर्चा जो आज की तीसरी क्लास है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। कल हम लोग जो है पढ़ चुके थे आशिया मोड़जी तक। आशिया मोड़जी तक हम लोग पढ़ चुके थे। इनकी रचनाओं को मैंने जो है याद करवा दिया था आप लोगों को। और इस पर जो हमने नंबरिंग जो की थी, 20 नंबर जो है दलपत विजय पर की थी और 21 नंबर आशिया मोड़जी पर की थी। आगे हम बात करते हैं, इससे कंटिन्यू हम जो है रचनाएं वो आगे हैं वो देखते हैं। चलिए, अब जैसे इस पे मैंने 21 नंबर डाल दिया, इस पे मैं 22 नंबर डाल देता हूं। देखते हैं विद्यार्थियों, फिर से हम लोग जो है आसान से आसान तरीके से याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ट्रिक से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। चूंकि रचनाएं और साहित्य वाला टॉपिक कई जगह मैंने देखा है कि अगर 100% रचनाएं हैं तो उसमें से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 50 रचनाएं करवा दी, 50% करवा दी, किसी ने 20% करवाई है। तो विद्यार्थियों के मन में ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है, कोर्स पूरा हो गया। यहाँ मैं आपके सामने जो है साहित्य का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, मैं समझता हूँ कि इससे बाहर आपको पढ़ने की किसी भी गाइड से कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। अच्छी अच्छी मैंने किताबें जो है सोर्सेज से इस पीपीटी को मैंने तैयार किया है। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको भी मैंने इसमें जो है समाहित करने की पूरी पूरी कोशिश की है। तो ये मैंने 100% आपको कराने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि साहित्य में मैंने आपको 20% करा दिया या 50% करा दिया और 50% आपको खुद को पढ़ना है। नहीं, हम यहाँ पर 100% जो है कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि इस साहित्य की जो क्लासें हैं, कक्षाएं हैं, वो इतनी लंबी होंगी और कुछ पार्ट्स में हम लोग उसको पूरा करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, बात करते हैं अगले जो हमारे पास में हमारे साहित्यकार हैं वो है कवि राजा मुरारीदान। तो कवि राजा मुरारीदान के कुछ फैक्ट अपने को पढ़ने हैं कि एक तो ये जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ये द्वितीय हैं, ध्यान रखना है। जो प्रथम थे, जसवंत सिंह प्रथम जो थे, उनके समय आपको ध्यान रखना है कि जो नैणसी थे वो इनके समय थे। मोहनोत नैणसी जो थे वो जसवंत सिंह प्रथम के समय थे और जसवंत सिंह द्वितीय के समय जो है मुरारीदान है। और ये वही मुरारीदान है जो सूर्यमल मिश्रण जी के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। और सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वंश भास्कर को अधूरा छोड़ दिया था सूर्यमल मिश्रण ने। तो इस वंश भास्कर को पूरा करने वाले कौन थे, कवि राजा मुरारीदान। इन्होंने ही पूर्ण किया था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और इनके दत्तक पुत्र थे, ये दत्तक पुत्र थे। ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं बच्चों, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना है कि यशवंत यशोभूषण, जैसा कि आपको ध्यान है
कि यश और जस ये एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। तो जसवंत सिंह की जो महिमा मंडन जो किया है वो रचना है यशवंत यशोभूषण। अगली जो रचना है इनकी वो है वंश समुच्चय। जैसा कि वंश भास्कर को इन्होंने पूरा किया था, तो वैसे ही इनकी एक और रचना है वंश समुच्चय और एक और रचना है डिंगल कोश। तो ये कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं कवि राजा मुरारीदान के। अगले हैं हमारे पास में बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह है अगले, 23 नंबर इन पे डाल देते हैं। इसको इनकी एक ही रचना है, ये थोड़ा सा ये सवाई प्रताप सिंह जी की ये नीचे वाली रचनाएं हैं। तो बुद्ध सिंह जी की ये एक ही रचना है हमारे पास में। और इसको आप याद कैसे करेंगे कि बुद्धू में स्नेह की तरंग तरंग उठी। बुद्धू बुद्धू में स्नेह की तरंग उठी, तरंग उठी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अगले हमारे पास में 24 नंबर पे हैं महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो जयपुर के कछवाहा शासक थे। इनकी रचना है एक तो ब्रजनिधि नाम से, ब्रजनिधि है इनकी रचना। और इसके अलावा जो हमारे पास में है गंधर्व बाईसी, ये बहुत जो है स्वयं ने ये ब्रजनिधि लिखी है और साहित्य में बहुत रुचि रखते थे। तो 22 विद्वान इनके जो है दरबार में रहते थे और जिन्हें गंधर्व बाईसी कहा जाता था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गंधर्व बाईसी जो है 22 विद्वान जहाँ पर रहते थे उसका जो है किसने इस व्यवस्था को जो है किया था। तो 22 विद्वानों के रहने के लिए और 22 विद्वानों के साथ में जो है साहित्य की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया था वो है हमारे पास में महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी। तो गंधर्व बाईसी ध्यान रखना है और ब्रजनिधि इनकी रचना है, इसका ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं 25 नंबर पे मोहनोत नैणसी। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जसवंत सिंह जी द्वितीय के समय जो है मुरारीदान थे और जसवंत सिंह प्रथम के समय जोधपुर के शासक जो हैं जसवंत सिंह प्रथम के समय जो थे वो थे मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ये एक जो है चित्र भी हमने गूगल से लिया है, तो आप देख सकते हैं मोहनोत नैणसी का जो है ये फोटो। इनका जो समय काल है विद्यार्थियों वो रहा था 1610 ईस्वी से लेके 1670 ईस्वी तक इनका समय रहा था। बात करते हैं कि जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में ये थे तो सही, लेकिन जसवंत सिंह प्रथम के नाराज होने की वजह से नैणसी और इनके भाई सुंदर सिंह को जो है कैद में डाल दिया था और आत्मग्लानि से और पीड़ित होकर, मानसिक रूप से पीड़ित होकर दोनों ने जो है वहां पर आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी एक बड़ा दुखद जो है इनका अंत हुआ था। जो हमारे मुंशी देवी प्रसाद हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजपुताने का अबुल फजल कहा है। राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मुंशी देवी प्रसाद का नाम याद रखना है, मोहनोत नैणसी का नाम याद रखना है और क्या संज्ञा दी है राजपुताने का अबुल फजल। रचनाएं कौन कौन सी हैं मोहनोत नैणसी की ख्यात, ये तो याद हो ही जाएगी। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण रचना है मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ रा परगनारी विगत, ये ध्यान देंगे इस पर। हाँ, मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसको मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रचना है और पूछा जा सकता है प्रश्न आप लोगों से कि मारवाड़ का जो गजेटियर है वो किस रचना को कहा जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों कवि वृंद। कवि वृंद की बात करते हैं अपन। 25 नंबर इन पे लगाया, 26 नंबर लगाता हूं मैं कवि वृंद पे। एक तो ये किशनगढ़ से संबंधित थे, किशनगढ़ जो कि अजमेर के पास है, किशनगढ़ से संबंधित थे ये। और इनको जो है औरंगजेब ने अपना दरबारी कवि बनाया था। इसको जोड़ने के हिसाब से आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कवि वृंद की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको सारी रचनाएं याद होनी चाहिए। ध्यान रखना है इसको वृंदावन से जोड़ेंगे आप। वृंदावन से कैसे जोड़ेंगे कि
रचनाएं कौन कौन सी एक बार देखो इनकी। यमक सत्सई, भाव पंचाशिका, श्रृंगार शिक्षा। श्रृंगार हालांकि ऐसे लिखना चाहिए आप लोगों को हमेशा, श्रृंगार। ये नीचे एक और जो दिया हुआ है ऐसे डंडा, वो नहीं आएगा इसमें। देखते हैं आगे। 3 रचनाएं हो गई, उसके बाद में है सत्य स्वरूप और उसके बाद में है वचनिका स्थान। वचनिका का कल मैंने बताया था कि गद्य और पद्य मिश्रित ये रचना होती है, ये जो है विशिष्ट शैली होती है। तो वृंदावन से आप जोड़ेंगे कि वृंदावन में आप बच के रहें, क्योंकि वहाँ क्या घूमते हैं, यमराज घूमते हैं। वृंदावन के लोग बहुत ही ज़्यादा भाव खाते हैं। वृंदावन के लोग जो है श्रृंगार किए हुए घूमते हैं, जब भी मार्केट में निकलते हैं बिल्कुल श्रृंगार करके ही निकलते हैं। आगे ध्यान रखेंगे कि वृंदावन के लोग क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और वृंदावन के लोग वचन के पक्के होते हैं। इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं, छोटा छोटा जो मैंने बताया आप लोगों को, राइट साइड में कहीं भी, जैसे यहाँ तीर का निशान बना के यहाँ लिख दिया फॉर्मूले को, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपको जो है कवि वृंद की जो है रचनाएं स्थायी रूप से याद रहेंगी। आगे बात करते हैं माधोदास ददवाड़िया। 27 नंबर इन पे लगा देते हैं अपन, माधोदास जी ददवाड़िया। तो इसको आप जोड़ेंगे, दूध से आप जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, दूध से आप जोड़ेंगे। और दूध से जब आप जोड़ेंगे तो राम को दूध आप पिलाएंगे। किसके समय थे, सूर सिंह के समय थे, और राम को दूध पिलाया, राम को दूध पिलाया। ऐसे आप जोड़ के याद कर सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों, महाराजा मानसिंह जो शासक भी थे और बहुत सारी रचनाएं भी इन्होंने लिखी। 27-28 नंबर। गुरु आयस देवनाथ ने, आयस देवनाथ थे एक गुरु, गुरु आयस थे। इन्होंने भविष्यवाणी की थी इनके शासक बनने की। तो शासक बन गए, नाथ संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि गुरु आयस देवनाथ जो नाथ थे उनकी भविष्यवाणी से ही ये शासक बने थे, इसलिए इनकी बहुत ही ज़्यादा उनमें श्रद्धा जाग गई थी। तो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। इन्होंने जोधपुर में पुस्तक प्रकाश नामक एक पुस्तकालय की भी जो है स्थापना की थी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, देखो नाथ चरित, तो नाथों से संबंधित तो ये थे ही थे, तो ये तो रचना आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इसके अलावा मान विचार है, तो मान सिंह जी के नाम से ही है, तो मान विचार से भी आपको याद हो जाएगी। जलंधर चरित में जलंधर नाथ एक गुरु थे नाथों के, जलंधर नाथ। तो ये रचना भी आप लोगों को याद हो जाएगी। याद करने के लिए आप तो आपके पास क्या है कि 2-3 रचनाएं हैं, वही तो आपको याद करनी है बस। तो कृष्ण विलास हो गया, और सेवा विलास हो गया, और तेज मंजरी हो गया। ये 3 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपको नाम से जो जुड़ी हुई है तो वैसे ही याद हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग कि जो मान सिंह जी थे वो कृष्ण की जो सेवा करते थे और बहुत तेज तेज चल के वो सेवा करते थे, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट 29 नंबर, ये किशनगढ़ के शासक थे। सावंत सिंह जी कहाँ के शासक थे, किशनगढ़ के शासक थे। किशनगढ़ राज्य के, जो राठौड़ों की जो है तीसरा राज्य था। पहला जो था जोधपुर था, दूसरा जो था बीकानेर था, और तीसरा जो था वो किशनगढ़ था। इनकी रचना, एक ही रचना याद रखनी है, नागर समुच्चय। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से जो सावंत सिंह जी की रचना है वो कौन सी है, तो 3-4 आपको दे देंगे, वहाँ एक नागर समुच्चय भी रहेगा, तो नागर समुच्चय का नाम आप लोगों को याद रखना है। बनी ठनी इनकी एक महत्वपूर्ण जो है चित्र है, इसका जरूर ध्यान रखना है। और ये जो निहाल चंद ने बनवाया था सावंत सिंह जी के समय ही, और ये भारत की मोनालिसा जो है इस चित्रकला शैली को कहा जाता है, इस चित्र को कहा जाता है भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा। आगे बात करते हैं अगले जो हमारे पास में रचनाकार हैं। देखो एक तो यहाँ पर है आपके पास में वीरभान रत्नों, आगे जो आएंगे वो है हमीरदान रत्नों, वो है 31 नंबर, उस पे लगा देते हैं अपन।
वीरभान रत्नु, रत्नु मुख्य रूप से देखो अभी भी जैसे रत्नु जो लोग हैं, रत्नु जाति के जो लोग हैं वो अपने जैसे जैसलमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया और मारवाड़ क्षेत्र में लगभग लगभग काफ़ी बड़ी जो संख्या में जो है रत्नु है रहते हैं, रत्नु जाति के लोग रहते हैं। और रत्नु मूल रूप से क्या थे? चारण थे, है ना, चारण हैं। देखते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य। जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के आश्रित कवि थे, ये ध्यान रखना है। और अभय सिंह किसके समय थे? ये औरंगजेब के समय थे, औरंगजेब। वीर दुर्गादास ने जो है इनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे और बचा लिया था। अहमदाबाद के युद्ध में ध्यान रखना है कि एक अहमदाबाद का युद्ध हुआ था, उसमें वीरभान रत्नु और कविया करणीदान दोनों जो है अभय सिंह के साथ में थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? वीरभान रत्नु की राजरूपक, सूरज प्रकाश और एकाक्षरी नाममाला, इसके अलावा है भागवत प्रकाश। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रचना है आपके पास में सूरज प्रकाश, इस सूरज प्रकाश रचना के जो है हमारे पास में दो व्यक्ति है, एक तो कविराजा करणीदान और वीरभान रत्नु। तो वीरभान रत्नु तो हो ही गया, इसके अलावा है करणीदान, कविराजा करणीदान। इन दोनों ने मिलकर इस रचना को लिखा था। कविराजा करणीदान हो गया और वीरभान रत्नु, इन दोनों ने मिलकर इस रचना को लिखा था। ये इस चीज का जरूर आपको याद रखना चाहिए। तो वीरभान रत्नु की हमारे पास में कौन कौन सी रचनाएं हो गई? राजरूपक, सूरज प्रकाश, एकाक्षरी नाममाला और भागवत प्रकाश, ये ध्यान रखना है। वीर कौन होते हैं? कौन से लोग वीर होते हैं? ध्यान रखना है कि जो एक अक्षर पढ़ लेते हैं वो वीर हो जाते हैं, जो भागवत पढ़ लेते हैं वो वीर हो जाते हैं। और उसके बाद में जो वीर लोग होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की जैसे चमकते हैं और उन्हीं का राज होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हो वीरभान रत्नु की रचनाएं। किसके समय थे? अभय सिंह जी के समय थे। आगे बात करते हैं, जैसे उधर भी एक रत्नु है और इधर भी एक रत्नु है। देखिए इधर भी एक रत्नु और उधर भी एक रत्नु थे। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे इनकी रचनाएं हैं लखपत पिंगल और देसल जी री वचनिका हो गया, चाणक्य नीति हो गया और भर्तरी शतक हो गया और गुण पिंगल प्रकाश हो गया। इसको भी आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि दान कौन देते हैं? दान कौन देते हैं? जो लखपति लोग होते हैं वो ही क्या देते हैं? दान देते हैं। जो लखपति लोग होते हैं वो क्या देते हैं? दान देते हैं। देसी लोग ही दान देते हैं, विदेशी लोग दान नहीं देते हैं, ये याद रख सकते हो आप। देसी लोग ही दान देते हैं, ये लिख लो अपनी नोटबुक में आप, ताकि आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला एक बार में ही आप लोगों को याद हो जाएगा। चाणक्य ने भी बहुत दान दिया था, चाणक्य ने भी बहुत दान दिया था। आगे है भर्तरी ने भी बहुत गुण जो है दान दिया था, और जो भी दान देते हैं वो बहुत ही गुणी लोग होते हैं, गुणी लोग ही दान देते हैं। अवगुण वाला व्यक्ति कभी दान नहीं देगा, गुणी लोग ही दान देते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो जोड़ जोड़ के इन रचनाओं को। महाकवि बिहारी की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये कवि हैं। महाकवि बिहारी है, ग्वालियर के निवासी थे, एक तो फैक्ट ये हो गया इनका। और मिर्जा राजा जयसिंह के समय थे, मिर्जा राजा जयसिंह के समय थे। इनकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई, जिसमें कई विद्वान जो है 713 दोहे मानते हैं, कुछ विद्वान जो है 719 दोहे भी मानते हैं। तो ये ज़्यादा माना जाता है कि इसमें 713 दोहों की संख्या 713 है। श्रृंगार रस से संबंधित रचना है ये। मैंने बताया आपको कि श्रृंगार हमेशा आपको ऐसे लिखना चाहिए। आगे बात करते हैं, 32 हो गया,
33 नंबर अपन लगाते हैं अजीतोदय पे। अजीत मेरा एक दोस्त है, उसकी मोबाइल की दुकान है ना। उसकी मोबाइल की दुकान में मोबाइल कैसे फटा, एक बार भट्ट से फटा, ऐसे आप याद रख सकते हो। 33 के बाद 34 है। बारठ ईश्वरदास हाला झालारी कुंडलियां, ईश्वर को क्या दिया, यहां लिख सकते हो आप फॉर्मूला, ईश्वर को क्या दिया, ईश्वर को झाला दिया, ऐसे आप जोड़ के याद कर सकते हो। अगले हैं हमारे पास में पृथ्वीराज राठौड़ की, जैसा कि हमने कल भी बात कर ली थी पृथ्वीराज राठौड़ की, कि राव कल्याणमल के बेटे थे और राय सिंह जी, जिनका समय जो शुरू होता है वो 1574 ईस्वी से शुरू होता है और बीकानेर के शासक थे। इनके बड़े भाई थे राय सिंह के और कल्याणमल के पुत्र थे, अकबर के कृपा पात्र थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे और पीथल नाम से रचना लिखते थे। कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना का नाम भी मैंने कल बताया था, पाथल और पीथल। उसमें जो पीथल थे वो पृथ्वीराज राठौड़ थे और पाथल जो थे वो राणा प्रताप थे। और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज राठौड़ की जो है अन्य तथ्य हमारे पास में है। पृथ्वीराज राठौड़ के जो कि राय सिंह जी के भाई थे और कल्याणमल के पुत्र थे बीकानेर के। वेली किशन रुक्मणीरी इनकी रचना ही है। और दशम भागवतरा दूहा हो गया, हमने पहले भी पढ़ा है, और गंगा लहरी इनकी रचना है। और कल्ला रायमलोत्री कुंडलियां और बस देव राउत और दशरथ राउत, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास में कितनी रचनाएं हो गई इनकी, एक वेली किशन रुक्मणीरी, दो दशम भागवतरा दूहा, उसके बाद में है तीसरी गंगा लहरी, चौथी है कल्ला रायमलोथ री कुंडलियां, उसके बाद में है 5 बस देव राउत, उसके बाद में 6 है दशरथ राउत। तो रावत से जोड़ सकते हो आप, रावत होते हैं ना, रावत। उसके बाद में है, ये अपने को पता ही है, बेली किशन रुक्मणीरी तो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसको क्या कहा गया है, पांचवा वेद। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमने पहले राजस्थान का गजेटियर एक रचना हमने देखी थी, वो कौन सी थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। राजस्थान का गजेटियर कौन सी रचना थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ये जो बेली किशन रुक्मणीरी जो है इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो इसका जरूर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसको पांचवा वेद, इसी रचना को बेली किशन रुक्मणीरी को पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा गया। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना को 5वें वेद की संख्या दी है या कौन सी रचना को 19वें पुराण की रचना दी है, और ये रचना इसको जो है ये संज्ञा दी किसने है, तो किसने दी है, ये दुर्सा आढ़ा ने। दुर्सा आढ़ा की हमने कल बहुत सारी रचनाएं देखी थी, ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना है इन तीनों चीजों का आपको, कि पांचवा वेद क्या था, 19वां पुराण किसको कहा गया है, और राजस्थान का गजेटियर किसको कहा गया है। ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान का गजेटियर जो है कौन सी रचना को कहा गया है। आगे बात करते हैं। ये पृथ्वीराज राठौड़ की सारी रचनाएं, आपको 6 की 6 रचनाएं याद रखनी है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की हम जब बात करते हैं तो क्रमांक लगा देते हैं अपन, 36 नंबर लगा देते हैं। सूर्यमल मिश्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारे पास में कवि हैं, और 1857 की क्रांति के समय इन्होंने अपना जो है साहित्य जो लिखा था वो आज भी जो है बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला जो है साहित्य है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, ये देख लो आप लोग। तो सूर्यमल मिश्रण जी का एक तो समय काल देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि सूर्यमल मिश्रण चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रश्न आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे कि सूर्यमल मिश्रण के संबंध में, कई जगह मिश्रण भी आता है, सूर्यमल मिश्रण के संबंध में कौन सा कौन से
कथन सत्य है। हाँ, वहां आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे, ए, बी और सी। अब उसके बाद में फिर प्रश्न पूछेंगे आपसे कि बताइए अब इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ए, ब, स, द। यहाँ इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अब इन 3 स्टेटमेंट से आप बताइए कि कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए कि भाई तीनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत है, या कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको सूर्यमल मिश्रण जी की और अन्य जो हमारे पास में महत्वपूर्ण साहित्यकार है उनकी जो है सारी आपको जानकारी जो है होनी चाहिए। चलिए देखते हैं एक एक इनका फैक्ट। हरना गांव बूंदी में, कई बार गांव भी पूछ लिया जाता है बच्चों। हरना गांव बूंदी में जो है इनका जन्म हो रहा है। समय काल आपको याद रखना चाहिए। और बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के ये आश्रित कवि थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और आधुनिक काल के प्रथम एवं डिंगल परंपरा के अंतिम महान कवि थे। आधुनिक काल के प्रथम एवं डिंगल परंपरा के अंतिम महान कवि इनको माना जाता है। और अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन्होंने काव्य रचना की है। देखते हैं रचनाएं इनकी। ये सूर्यमल मिश्रण जी का जो है चित्र है, गूगल से जो है हमने लिया है। डाक टिकट जारी हो रखा है ये, तो ये ध्यान रखना है। सूर्यमल मिश्रण, देखिए इनकी रचनाएं हैं, किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। सूर्यमल मिश्रण की, सूर्यमल मिश्रण की। साहित्य के जो है हमारे पास में ज़्यादा वीडियो होंगे, लंबे वीडियो होंगे। वो इसलिए है कि कई लोग जो है कोर्स कराने के नाम पे आप लोगों को 20% साहित्य पढ़ा देंगे और 80% आपको खुद को करना पड़ेगा। हद से हद फिर कराएंगे तो आपको 50% या 60% तक ले जाएंगे। 50% या 60% तक आपको ले जाएंगे। उसके बाद का जो आधा बचा हुआ है वो आपको खुद करना होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो ये साहित्य वाली जो है क्लास है, इसके अंदर आपको 100% कराने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो देखते हैं बच्चों कि सूर्यमल मिश्रण जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो, वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट और छंद मयूख। तो इसको कैसे याद रखोगे आप लोग? इसको याद कैसे रखना है आप लोगों को कि राम राम जो कि वीर हैं, जिनमें बल है, जिनमें वीर हैं, जिनमें बल है, जिनमें और क्या है? बल है, जिनमें बल है, उन्हें उनकी पूजा सूर्यमल जी का वंश, सूर्यमल जी का वंश, उनकी पूजा सूर्यमल जी का वंश छंदों के माध्यम से करेगा। छंदों की रचना करेंगे और उनकी पूजा करेंगे, छंदों के माध्यम से करेगा। और देखो, फॉर्मूले से आपको याद नहीं हो तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। क्या है महत्वपूर्ण? 5 ही तो रचनाएं हैं, उसके बाद में इनको भी आप देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन दोनों रचनाओं को भी यहाँ पर लिख दिया है। ये सही नहीं है, इसको आप काट देना। तो हमारे पास में देखो, वंश भास्कर, यहाँ पर हम एक बार गोला बनाते हैं इन पे, सब पे। देखो, राम से क्या हो गया? राम रंजाट हो गया। उसके बाद में वीर से क्या हो गया? वीर सतसई हो गया, राम रंजाट हो गया। और बल से क्या हो गया? यहाँ पर बलवंत विलास हो गया। और सूर्यमल जी से, सूर्यमल मिश्रण जी से, ये सूर्यमल मिश्रण जी की रचनाएं याद कर रहे हैं भाई अपन। उसके बाद में है वंश भास्कर हो गया, तो ये वंश हो गया। उसके बाद में छंदों के माध्यम से जो है पूजा करेगा, तो ये छंद हो गया। ये 2 आपको वैसे ही याद रखनी है। ये वीर तो आप इधर जुड़ भी सकता है, वीर सतसई और वीर
रसाव तट और धातु रूपावली आपको वैसे ही याद रखनी है। तो इतनी ये जो रचनाएं हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वंश भास्कर और वीर सतसई है, बाकी भी जो है थोड़ी कम महत्वपूर्ण है हालांकि, लेकिन आप लोगों को क्यों, क्योंकि सूर्यमल मिश्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, इसलिए आपको सारी रचनाएं जो है कमोबेश रूप में याद रखनी चाहिए। नव जागरण का पुरोधा, प्रश्न यहां से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि नव जागरण का पुरोधा किसको कहा जाता है, नव जागरण का पुरोधा किसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर जो है, इन पे हम लोग नंबर लगा देते हैं 37 नंबर, 37 लगा देते हैं उन पे, 37। आप कक्षा प्लस के जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए, KAKSHAPLUS, एक वृक्ष बना हुआ आएगा, वही इसका टेलीग्राम चैनल है कक्षा प्लस का, उसको आप ज्वाइन करिए और क्लासेस से संबंधित जो भी अपडेट होंगी वो सारी की सारी वहाँ पर आपको दी जाएंगी। इसके अलावा आप जो है ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कक्षा प्लस का, जो है वहाँ भी जाकर आप लोग जो है फ्री वीडियो कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। आगे बात करते हैं 37 नंबर पे, शंकरदान जी सामोर है, ये चुरू के निवासी थे। देखो इसका ध्यान रखना है, कैसे याद रखनी है इन रचनाओं को भी। रचनाएं कितनी हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखेंगे शंकरदान सामोर की। शंकर एक लड़का है जो अपने रूम पे रहता है, ऐसे याद रखो आप, अपने रूम पे रहता है और तैयारी करता है। तो वो क्या करता है, हमें पता है कि जो सुजस एक पत्रिका आती है, राजस्थान जीके की एक सुजस पत्रिका आती है, वो क्या करता है कि सबसे पहले तो वो अयोध्या जाएगा। अयोध्या, वो लड़का क्या करेगा, अयोध्या जाएगा। इससे देखो आपको, अब ऐसे ही मैं बोल बोल के बता दूं तो फिर ठीक है, ये तो याद कैसे होंगी फिर आप लोगों को, क्यों, क्योंकि साहित्य याद करने में विद्यार्थियों को बहुत कठिनाई आती है, इसलिए मैं ये भी काम कर रहा हूँ, आपको ये सारा तथ्य एक जगह देने के साथ साथ आप लोगों को जो है इसको याद करवाने की भी पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। बात करते हैं बच्चों कैसे याद करेंगे कि वो अयोध्या जाएगा। अयोध्या क्या करेगा, जाएगा, अयोध्या जाएगा और अपनी बुक्स वगैरह जो है लेकर जाएगा, अयोध्या जाएगा। तो साकेत का मतलब अयोध्या होता है, ये ध्यान रखना है, साकेत का मतलब क्या होता है, अयोध्या होता है। देखो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग, आप ऐसे इसको ऐसे स्किप मत करो, इसको एक बार दिमाग लगाओ तो आपको स्थायी रूप से, ये मैंने एक प्रयोग कई विद्यार्थियों पे किया है, ये ध्यान रखना है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल याद होगा ये चीज, भरोसा रखो आप लोग। अयोध्या जाएगा, शंकर कहाँ जाएगा, शंकर एक तैयारी करने वाला एक लड़का है, ऐसी आप कल्पना करिए, वो कहाँ जाएगा, अयोध्या जाएगा और उसके बाद में भागीरथी में नहाएगा, भागीरथी या गंगा में नहाएगा, भागीरथी या गंगा में, गंगा में नहाएगा, नहाएगा। ठीक है साहब, नहा लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हवा में, हवा में क्या करेगा, वो खड़ा होगा, बायरो नहाएगा, फिर हवा में खड़ा होकर होकर दर्पण में अपने बाल बनाएगा, दर्पण में मतलब नहा धो के तैयार होगा ना भाई, फिर कौन सी पुस्तक पढ़ेगा, सुजस किताब पढ़ेगा, दर्पण में अपने बाल बनाएगा और उसके बाद में नहाने धोने के बाद में, देखो दर्पण वाला भी अपन ने लिख लिया था, और उसके बाद में है सुजस जो अभी हो जाएगा आगे, बखतरो बायरो हो गया, बायरो से मतलब क्या है, हवा में खड़ा होकर दर्पण में अपने बाल बनाएगा और अंग्रेजी की पुस्तक सुजस पढ़ेगा, और अंग्रेजी की पुस्तक सुजस पढ़ेगा, अंग्रेजी की
क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो अंग्रेजी की पुस्तक सुजस पढ़ेगा, सुजस पढ़ेगा। अब आप देखो इसमें गोला किस किस पे बनाऊं। इस सेम फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक में भी आप लिख सकते हैं। हाँ, देखो अयोध्या जाएगा, एक तो अयोध्या से मतलब हो गया साकेत, सरतक। उसके बाद में भागीरथी या गंगा, तो क्या कौन सी रचना हो जाएगी आपके पास में, भागीरथी महिमा हो जाएगी। उसके बाद हवा में खड़ा होकर, बखत रो बायरो, बखत रो बायरो, इन्होंने भी 1857 के समय इन रचनाओं को लिखा था। बखत रो बायरो हो गया। उसके बाद में खड़ा होकर दर्पण में, दर्पण में जो है अपने बाल बनाएगा, तो दर्पण से मतलब हो गया देश दर्पण। और उसके बाद में है अंग्रेजी की पुस्तक सुजस पढ़ेगा। अंग्रेजी की पुस्तक कौन सी पढ़ेगा, सुजस पढ़ेगा। तो अंग्रेजारी नीत हो गया, और सुजस से क्या मतलब हो गया, शक्ति, सुजस हो गया। तो इस तरह से आपको, इस तरीके से आप लोग अगर याद करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को रचनाएं जो है स्थायी रूप से लंबे समय तक आप लोगों को याद रहेगी। वरना क्या है कि रटने का तो खैर कोई वो है ही नहीं, फिर रटते रहो फिर तो रट जाओगे, तो फिर भूल जाओगे आप लोग। आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कवि, इतिहासकार, लेखक 38 नंबर पे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। आजादी हुई और निधन हो गया, ये ध्यान रखना है। आजादी मिली अपने को और इनका निधन हो गया। ये गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का जो है एक चित्र है, जो गूगल से सर्च किया था और यहाँ लगाया है। सिरोही के थे, जो क्योंकि महत्वपूर्ण जो हमारे पास में कवि हैं, उनकी जगह भी, उनका जिला भी जो संबंधित है वो भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के गिब्रन, राजस्थान का गिब्रन इनको कहा जाता है, राजस्थान का गिब्रन इनको कहा जाता है। किसको, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई है। ये कुछ तथ्य हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी, किसकी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। एक ध्यान रखना है आपको, कविराजा श्यामल दास भी बहुत महत्वपूर्ण है। रचनाएं हैं इनकी, देखो जो है प्राचीन लिपिमाला, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो भाई सर्वश्रेष्ठ है तो फिर आप लोगों को जो है ज़्यादा इसको गहराई से एक बार चिंतन करना चाहिए और याद कर लेना चाहिए। और लिपि शास्त्र का लेखन करके इन्होंने जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना उस समय बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 1947 से पहले जो है इन्होंने अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया था। ये कौन है हमारे पास में, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। राजपुताने का इतिहास इन्होंने लिखा है, राजपुताने का इतिहास लिखा है इन्होंने। इन्होंने कर्नल टॉड की भी बहुत सारी कमियों को उजागर किया था। मुर्णोत नैणसीरी ख्यात का इन्होंने संपादन किया है, मुर्णोत नैणसी। तो ये सारे ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके सारे फैक्ट आप लोगों को जो है याद रखने चाहिए। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कृति का हिंदी में इन्होंने जो है अनुवाद किया, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल टॉड की। आगे बात करते हैं। तो ये सारे चारों तथ्य, चारों जो रचनाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा की। नैन्सी अभी अपन ने देखा था, जसवंत सिंह प्रथम के समय थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, देखो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो गए। उसके बाद में हमारे पास में है 39 नंबर पे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन के भी आपको ध्यान रखना है। ये एक नोट मैंने वैसे ही बीच में लगवा दिया था, इसको आप बस थोड़ा सा देख लेना। हालांकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन से संबंधित नहीं है ये। ध्यान रखेंगे कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया। मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उसके बाद में है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता। ये इनकी जो है रचनाएं हैं, याद रखना आप लोगों को। और एक ये जो मैंने नोट लिखा है इसको आप देखिए कि सूर्यमल मिश्रण की जो रचना है वंश भास्कर,
वो है इनके दत्तक पुत्र। तो ऐसे आप लिख सकते हो यहाँ पे, दत्तक पुत्र का वंश, दत्तक पुत्र का वंश। तो आपको पता रहेगा कि दत्तक पुत्र का नाम मुरारीदान है, जो अभी पहले अपन ने देखा था। और दत्तक पुत्र का वंश से आपको याद रहेगा कि दत्तक पुत्र ने जो है वंश भास्कर नामक जो है ग्रंथ को पूरा किया था। चलिए, और इसके अलावा एक और रचना है, देखो इनकी एक और रचना है। एक तो वंश भास्कर हो गई, एक हो गई वीर सतसई। वीर सतसई रचना को जो है मोड़ सिंह महियारिया, इसको भी अधूरा छोड़ दिया था। तो मोड़ सिंह महियारिया ने जो मोड़ पर अधूरा छोड़ा था वीर सतसई को, उसको पूरा किया था। वीर सतसई को पूरा किया था मोड़ सिंह महियारिया ने। तो मोड़ पर मुझे वीर व्यक्ति मिला, ऐसे याद रख सकते हो आप। मुझे मोड़ पर मुझे वीर आदमी मिला, वीर आदमी मिला, वीर आदमी मिला, ऐसे याद कर सकते हो। और इसको याद कर सकते हो दत्तक पुत्र का वंश। तो दत्तक पुत्र का नाम आपको याद रखना है मुरारी दान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के आपको ये 4 फैक्ट याद रखने हैं भाई, देखो है ना। एक तो फैक्ट हो गया हमारे पास में, ये एक फैक्ट हो गया, कौन सा है देखेंगे आप लोग। एक फैक्ट हो गया ये, दूसरा फैक्ट हो गया ये, तीसरा फैक्ट हो गया ये, और चौथा फैक्ट हो गया ये। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को आप यहाँ पे अब्राहम में कोई शब्द ऐसा ढूंढो, जैसे मान लो हमने ढूंढ लिया कि अब्बू, अब्बू मतलब पिता, जैसे कि मुस्लिम लोग बोलते हैं पिता को अब्बू बोलते हैं। तो अब्बू या पिता से आप जोड़ सकते हो। तो पिता ही क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, है ना। पिता फ्री रहते हैं वृद्धावस्था में, तो पिता क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पुस्तक तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी जब मैंने भाषाएं पढ़ाई थी, कि इसके 11 वॉल्यूम और 20 भाग हैं। इस पुस्तक के 11 वॉल्यूम और 20 भाग हैं, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। तो पिता क्या करेंगे, जो मॉडर्न एशियास्टिक सोसाइटी है, जो पिताजी क्या है, एक तो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, पिता राजस्थानी भाषा बोलते हैं। आप इस फॉर्मूले को आप लिख लो अपने नोटबुक में। पिता क्या करते हैं, राजस्थानी भाषा बोलते हैं। राजस्थानी भाषा बोलने के बाद में छह कंड छह वंड छह बोलने के बावजूद भी वो क्या है, बहुत ही मॉडर्न है, मॉडर्न है। और सारे समाज जो है उसमें वो घूमते हैं, और एशियाटिक सोसाइटी या समाज का वो क्या करते हैं, सर्वे बराबर करते हैं। और समाज में कहाँ क्या हो रहा है उस चीज का वो प्रॉपर ध्यान रखते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इन सारी रचनाओं को, इन सारे तथ्यों को। तो विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने जैसे कि कक्षा 3 में जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तक हम लोगों ने जो है देख लिया है। और ये क्लास जो है आपके सामने लगभग 45 मिनट के आसपास हो चुकी है। और ज़्यादा लंबी नहीं हो क्लास, ज़्यादा लंबी क्लास को बच्चे देखते नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पर साहित्य के मामले में आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपको आसान ट्रिक्स से 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको मिलेंगी, कि एक तो क्लास में ही आपको जो है याद कराने की कोशिश की जाएगी। एक तो आसान ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी, फॉर्मूले से याद कराने की आपको कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा जो साहित्य में बाकी जो दुनिया है, जहाँ भी जो चैनल है, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर कई जगह पे आपको जो है लगभग 50% साहित्य करा दिया जाता है, क्योंकि बहुत लेंदी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो है 100% कराने की कोशिश करूँगा। और इस क्लास के बाद में जो ये हमारी साहित्य की जो भी 3, 4, 5 जो भी कक्षाएं होंगी, उसके अलावा आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसलिए आप जो है भरोसा कर सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों पर मैं बराबर आपके लिए कार्य करूँगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगली जो हमारी कक्षा 4 होगी उसमें हम लोग कल आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जो है आप कक्षा प्लस पर बने रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।